डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के एक टॉपिक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली परिकल्पना की बात करेंगे। प्रकाश की तरंग और कण के रूप में द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एज ए वेव एंड एज ए पार्टिकल। प्रकाश की अनेक घटनाएं जैसे व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, विवर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन और ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन आदि की तरंग सिद्धांत के आधार पर सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकती है। परंतु कुछ अन्य घटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम, रमन प्रभाव आदि प्रकाश के गुणों की व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा स्पष्ट नहीं की जा सकती है। आपने पहले भी पढ़ा होगा, 12th के अंदर, फिजिक्स के अंदर पढ़े होंगे ये सारे प्रभाव। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, तरंगीय प्रकृति भी होती है और कणीय प्रकृति होती है। इसमें जैसे व्यतिकरण है, डिफ्रेक्शन है, परावर्तन है, ध्रुवीकरण है, ये सारे प्रभाव आपके पढ़े हुए हैं। इनकी तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं। जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है, क्वांटम प्रभाव भी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम और रमन प्रभाव आदि की व्याख्या तरंग सिद्धांत से स्पष्ट नहीं की जा सकती है। और इसको स्पष्ट करने के लिए प्रकाश की कणिकीय प्रकृति के बारे में बताया गया। और ये जो चीज़ है इसकी व्याख्या की थी आइंस्टाइन का नाम आपने सुना होगा। इसका स्पष्टीकरण प्रकाश के कण रूप, कार्पस्कुलर या कण मतलब पार्टिकल, कोई चीज़ जो अपने को पार्टिकल के रूप में दिखती है, मानकर ही संभव है। अर्थात इन घटनाओं की क्वांटम सिद्धांत के आधार पर सफलतापूर्वक की जा सकती है। जब अपन पार्टिकल की बात करेंगे तो क्वांटम सिद्धांत की बात करेंगे। और क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में न चलकर छोटे छोटे कण या पार्टिकल के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन या क्वांटा कहते हैं। प्रकाश की बात होती है तो उसको फोटोन कह देते हैं। बाकी किसी द्रव्य की बात करेंगे तो हम क्वांटम कहते हैं। वस्तुतः ये स्पष्ट रूप से कहना है कि प्रकाश क्या है संभव नहीं। हम केवल ये कह सकते हैं कि प्रकाश का स्वरूप प्रयोग पर निर्भर करता है और विभिन्न प्रयोगों के आधार पर प्रकाश के दो स्वरूप प्राप्त होते हैं। इस प्रकार एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जाता है। साइंस में कोई भी चीज़ होती है, थ्योरेटिकली कुछ भी कह दिया जाए, लेकिन जब तक वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं होती है तब तो उसको सही नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार प्रकाश की सभी घटनाओं को समझाने के लिए फोटोन सिद्धांत, इसको अपन कणिकीय सिद्धांत भी कह सकते हैं, या पार्टिकल सिद्धांत और तरंग सिद्धांत दोनों की आवश्यक है। वेव थ्योरी, अतः ये माना गया प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर। अब बात आती है प्रकाश की द्वैत प्रकृति की। जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि प्रकाश की दो प्रकार की प्रकृति होती है, वो कण के रूप में भी व्यवहार कर सकता है और तरंग के रूप में व्यवहार कर सकता है। तब बात आती है पदार्थ, मैटर, द्रव्य, सब्सटेंस। जैसे टेबल है, तो टेबल क्या है, इसमें अलग अलग पार्टिकल्स हैं, कण हैं, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस की बात करेंगे, जिन्होंने कोई भी पदार्थ है, पदार्थ को हम देखते हैं तो अपन ये तो कह सकते हैं कि ये कणीय है, क्या ये तरंग के रूप में भी व्यवहार करता है? तो इसकी व्याख्या करने के लिए प्रकाश की द्वैत प्रकृति से प्रेरित होकर डी ब्रोगली ने 1924 में ये विचार रखा कि उचित अवस्था में, ऑप्टिमम कंडीशन या सुटेबल कंडीशन स्टेट में, सूक्ष्म द्रव्य कण स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि भी तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। ये भी तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। किसने कहा? डी ब्रोगली ने। तो किसी द्रव्य की तरंग प्रवृत्ति की व्याख्या किसने की? डी ब्रोगली। और प्रकाश की कणिकीय प्रकृति की आइंस्टाइन। अतः द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश की होती है, वरन सूक्ष्म द्रव्य कण, स्मॉल मैटर पार्टिकल्स में भी होती है। इस प्रकार उन तरंगों को
जो द्रव्य कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि से संबंधित होती हैं, द्रव्य तरंगें या मैटर वेव्स कहते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन तरंग के रूप में व्यवहार करता है तो उसको अपन क्या कहेंगे, मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव, क्योंकि डी ब्रोगली ने सबसे पहले इनके बारे में स्टडी की और एक्सप्लेनेशन दिया। डी ब्रोगली की परिकल्पना तरंग यांत्रिकी, वेव मैकेनिक्स की ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि है। वेव मैकेनिक्स के विकास में इसका बहुत अहम रोल है। यह वह विज्ञान है जो परमाणुवीय व अपरमाणुवीय कणों, एटॉमिक और नॉन एटॉमिक पार्टिकल्स की गति को तरंग के रूप में वर्णित करता है। तो डी ब्रोगली परिकल्पना क्या है? डी ब्रोगली परिकल्पना यह है कि डी ब्रोगली ने यह माना कि कोई भी पदार्थ होता है वो कण के रूप में तो होता ही है, जिसको हम देख भी सकते हैं। बड़े पार्टिकल्स को, छोटे पार्टिकल्स को हम देख तो नहीं सकते, लेकिन ये मान के चलते हैं कि जिसका मास होता है तो वो कण के रूप में होंगे। बट ये वेव के रूप में भी व्यवहार करते हैं। ये सिर्फ डी ब्रोगली ने बताया था, इसलिए इनको डी ब्रोगली वेव भी कहते हैं। अब ये आती है बात कि यदि तरंग यांत्रिकी का प्रयोग अधिक भार वाले कणों के लिए किया जाता है तो तरंग की स्थिति और गति का वही मान आता है जो रूढ़ यांत्रिकी द्वारा परिकलन से प्राप्त होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा प्राप्त होता है। किंतु अति सूक्ष्म कणों के लिए ऐसा नहीं होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स की अपेक्षा तरंग यांत्रिकी का यही सबसे बड़ा लाभ है। यदि विकिरणों की प्रकृति तरंगे मानी जाए तो उसके साथ तरंगदैर्घ्य, आवर्ती और अवस्था जैसे गुणों का संलग्न होना आवश्यक है। यदि रेडिएशन की प्रकृति, विकिरणों की प्रकृति तरंगे मानी जाए या किसी द्रव्य की प्रकृति को तरंगे माना जाए तो उसके साथ तरंगदैर्घ्य, आवर्ती और अवस्था जैसे गुणों का संलग्न होना जरूरी है। यहाँ पे पहले प्रकाश के प्रभाव को कंसिडर करते हुए डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया था, इसलिए यहाँ विकिरणों की प्रकृति की बात की। ऐसी परिस्थिति में न्यू, यदि विकिरण की आवृत्ति न्यू, ग्रीक लेटर होता है न्यू एंड न्यू, वो तो तरंगी प्रकृति के अनुसार उसकी ऊर्जा को प्लांक इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है, प्लांक समीकरण द्वारा। सब जानते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, E = h न्यू। किंतु जब विकिरण को कण के रूप में माना जाता है तो उसकी ऊर्जा आइंस्टाइन समीकरण द्वारा, प्लांक समीकरण में E एनर्जी, h प्लांक कांस्टेंट और न्यू तरंग की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। और आइंस्टाइन ने प्रकाश के संबंध में क्या बात बताई कि E = mc², c प्रकाश का वेग, m फोटोन का द्रव्यमान। तो दोनों समीकरणों को मिलाना है, प्लांक इक्वेशन एंड आइंस्टाइन इक्वेशन, दोनों को यदि अपन मिला देते हैं तो आपको पता है h न्यू = mc²। h फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, h प्लांक कांस्टेंट आपको याद होना चाहिए, न्यू क्या होता है, आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। पार्टिकल की बात करेंगे तो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, और प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की फ्रीक्वेंसी। m द्रव्यमान, पार्टिकल का द्रव्यमान, या फोटोन की बात करेंगे तो फोटोन का द्रव्यमान। c प्रकाश की बात कर रहे हैं तो प्रकाश का वेग। क्योंकि आइंस्टाइन ने प्रकाश के बारे में इक्वेशन, वी कैन रीअरेंज दिस इक्वेशन। हम क्या करेंगे, mc को एक साथ रख लेंगे, इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो एक c को h न्यू के नीचे ले जाएंगे डिवीजन में, तो mc = h न्यू अपॉन c। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं mc = h अपॉन लेम्डा। लेम्डा कहाँ से आ गया, आगे मैंने लिखा है न्यू फ्रीक्वेंसी, आवर्ती = प्रकाश का वेग बटा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, न्यू = c अपॉन लेम्डा। देन न्यू अपॉन c = क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लेम्डा, इसलिए इसके डिवीजन में लेम्डा आएगा। mc = h अपॉन लेम्डा, और लेम्डा = h अपॉन mc।
रीअरेंज किया है, लेमडा को उस साइड लेफ्ट हैंड साइड में ले गए और एम सी को राइट हैंड साइड में लाएंगे तो वो डिवीजन में आ जाएगा। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी नई टर्म आ गई, फोटोन का संवेग। और संवेग इसके नाम से ही पता चलता है, संवेग में एक तो स लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है संहति, इसमें सॉरी मैंने गलत लिख दिया, संहति, संहति या द्रव्यमान इनटू वेग, नाम से ही अलग अलग हो गए ना दोनों, संहति और वेग। संहति का मतलब द्रव्यमान और वेग आप जानते ही हो वेलोसिटी। तो अपन ने ऊपर इक्वेशन में लिखा था एम सी, एम क्या था मास ऑफ फोटोन और सी क्या था फोटोन या प्रकाश का वेग। तो एम सी किसके इक्वल हो गया, पी फोटोन के संवेग के इक्वल हो गया, मोमेंटम संवेग, और लेमडा विचलन की तरंग दे रही है। तो ये इक्वेशन जो अपने पास आई है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ये डी ब्रॉगली इक्वेशन। समीकरण 3 डी ब्रॉगली की मूल अवधारणा का गणितीय स्वरूप है। उन्होंने इसी समीकरण को कणों की गति में प्रयुक्त किया है। उनके मत के अनुसार यदि किसी m द्रव्यमान वाले कण की गति v हो तो उस कण की संबंधित तरंगदैर्घ्य लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अपने क्या किया, यदि किसी पार्टिकल पे लागू किया, किसी पदार्थ के पार्टिकल पर लागू करते हैं तो हमने c प्रकाश का वेग है उसको वहाँ से हटा के उसकी जगह v लिख दिया, स्मॉल v। ये किसी कण का वेग है। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, वही चीज़ है, सेम इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो p संवेग या मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा, अर्थात किसी गतिमान कण का संवेग उसकी तरंगदैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती होता है। इक्वेशन से पता चलता है p इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा है, मतलब p संवेग क्या है, तरंगदैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब क्या है, यदि तरंगदैर्घ्य का मान किसी कण के लिए तरंगदैर्घ्य वो विकिरण के रूप में जब चलता है तो तरंगदैर्घ्य का मान यदि ज़्यादा होगा तो संवेग का मान कम, और संवेग का मान ज़्यादा होगा तो तरंगदैर्घ्य का मान कम होगा। समीकरण 4 किसी गतिशील कण के लिए उसकी संहति गति और समीकरण में संबंध बताता है और ये डी ब्रॉगली समीकरण कहलाती है। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि कण की संहति और वेग जितना अधिक होगा उससे संबंध तरंगदैर्घ्य उतना ही कम होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि स्थूल आकार के बड़े पदार्थ जिनका दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उनकी गति के साथ तरंगदैर्घ्य भी जुड़ी है, परंतु संहति अधिक होने से उसका मान इतना कम होता है, इसको नजर नहीं मान लेते हैं। अब आपको समझ में आ गया हो कि यदि तरंगदैर्घ्य का मान, नहीं तरंगदैर्घ्य को छोड़ो, अपने संवेग लिया है, संवेग में द्रव्यमान आता है, द्रव्यमान का मान यदि बहुत ज़्यादा होता है या ज़्यादा होता है तो लेमडा का मान बहुत ही कम होगा क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। और लेमडा का मान बहुत ही कम होने के कारण ही जो स्थूल पार्टिकल्स हैं, स्थूल का मतलब होता है बड़े कण, आपको वही सर टेबल है वो वेव के रूप में तो व्यवहार नहीं करती, कैसे कह दिया डी ब्रॉगली ने। तो ये केवल स्मॉल पार्टिकल्स पे अप्लाई होगा क्योंकि स्मॉल पार्टिकल जिनका द्रव्यमान कम होगा उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी, और तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी तभी वो अपने को वेव फॉर्म में काम करते हुए दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं। तो ये होगी डी ब्रॉगली इक्वेशन। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी वेरिफिकेशन या एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करेंगे।